वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर और सख्त करने की इस पर जानकारी आ रही है। इसको और सख्त करने का प्रस्ताव यूपी शासन को भेजा गया है। बॉर्डर सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को अपनाने की बात कही गई है। विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बॉर्डर पर होती है उसी तकनीक को काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लागू किया जाएगा। नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच में सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। इस कानून के तहत आपको बता देते हैं कि इसी साल फरवरी में ये कानून जब पारित हुआ था तो सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना है। साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजने वाला है। उन विधानसभा सीटों पर जहां के विधायक या तो सांसद बन गए हैं या फिर बागी हो गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर उपचुनाव की पूरी संभावना है, जिसमें एक तरफ सीएम योगी होंगे तो दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी जो यूपी के चुनावी मैदान में दम दिखाने के लिए फिर से उतरने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिसात बीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी और अखिलेश यादव में टक्कर होने वाली है, क्योंकि बागी विधायकों के खिलाफ अखिलेश के एक्शन से अब 17 विधानसभा सीटों पर सियासी टेंशन बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब एक बार फिर यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों के खिलाफ अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अपनाया है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में विधानसभा की 10 खाली सीटों के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। यानी यूपी में होने वाली ये सियासी लड़ाई कुल 17 विधानसभा सीटों पर होने वाली है। इसमें अगर बात की जाए तो 9 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिनमें जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, यानी कि वो सांसद चुन लिए गए हैं। अब विधायकी की वो सीटें खाली होंगी, उन पर दूसरे लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं एक विधायक की सदस्यता निरस्त हुई है, यानी कि 10 सीटें ये हो गई हैं और 7 जो विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 7 विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ सच के साथ जाएगी और अगर उनकी सदस्यता निरस्त होती है तो उन 7 सीटों पर भी विधानसभा के उपचुनाव होंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले के मुकाबले कई सीटों पर मजबूत हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वो सीटें हैं फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी और खैर। इसके अलावा रायबरेली की ऊंचाहार सीट भी सुर्खियों में है, क्योंकि इस सीट से विधायक मनोज पांडे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस सीट को अभी तक खाली घोषित नहीं किया गया है। देखिए, अभी सांसदों ने इस्तीफा दिया है। वो समाजवादी पार्टी के एक सांसद को सजा हुई है, एक विधायक को सजा हुई है कानपुर में। ऐसी 10 सीटें खाली होने की संभावना है। संभावनाओं पर आकलन किया जा रहा है कि 6 महीने के अंदर चुनाव घोषित होगा। उनके इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को जाता है, विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार करते हैं और निर्वाचन आयोग अपने कार्यक्रम देश भर के उपचुनाव के साथ घोषित करता है। हम निश्चित रूप से हम पिछले दिनों भी उपचुनावों को हम जीते हैं। हमारे पास नेता हैं, हमारे पास नीति है, हमारे पास संगठन है, संगठन का मजबूत आधार है।
इन सब के इतर राहुल गांधी का भी पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ है। इसके लिए उन्होंने वायनाड की सीट से भी नाता तोड़ लिया। ऐसे में उपचुनाव के अखाड़े में दो लड़के दम दिखाते नजर आने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस सीटों की डिमांड कर सकती है। यूपी में 17 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो सकता है। हालांकि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव पहले से तय है। यानी जिस अखिलेश की साइकिल से राहुल के हाथ को मजबूती मिली, अब विधानसभा उपचुनाव में भी कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। और ये तभी क्लियर हो गया जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दिया। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा। राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा, और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया। पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा। हालांकि यूपी में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सपा का गठबंधन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस इन 2 राज्यों में सपा को सीट देने के लिए तैयार होती है, तभी सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किसी दावे पर विचार करेगी। लेकिन कांग्रेस की माने तो इस बात की पूरी गारंटी है कि लोकसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव और फिर 2027 का चुनाव 2 लड़के साथ साथ लड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव होना करीब करीब तय हो गया है। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें स्पीकर पद पर विपक्ष प्रत्याशी उतारेगा। डिप्टी स्पीकर पर सरकार के रुख से विपक्ष खासा नाराज दिख रहा है। प्रोटेम स्पीकर पर भी विपक्ष ने नाराजगी जताई है। खबर उन्नाव से, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। एक बाइक पर जो सवार 3 लड़के थे, टक्कर लगने से सड़क पर गिर पड़े। तीनों एक ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में तीनों की मौत हो गई है। हादसा आसीवन थाना क्षेत्र के मियागंज CHC के सामने है। आज एक स्प्लेंडर बाइक पर 3 बच्चे सवार थे जो मंडी की तरफ जा रहे थे लोकल, और उनकी स्प्लेंडर बाइक का अपाचे बाइक से टक्कर हो गया, जहां पर तीनों बच्चे रोड की तरफ गिर गए और पीछे से आ रही ट्रक ने उन तीनों बच्चों को कुचल दिया, जिससे उन तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों बच्चे मेवाती टोला कस्बा मियागंज के ही रहने वाले थे। उधर बस्ती में 22 साल पुराने राहुल किडनैपिंग केस में एक नया मोड़ आ गया है। पूर्व मंत्री अमरमणि पर चल रहा किडनैपिंग का केस। किडनैपिंग के मामले में पीड़ित राहुल ने कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र। राहुल ने कहा है कि अपहरण में अमरमणि की नहीं है भूमिका। वो अमरमणि को ना जानता है, ना कभी मिला है। राहुल किडनैपिंग मामले में दाखिल करना चाहता है सुलहनामा। कोर्ट ने कहा है कि केस के निर्णय के समय प्रार्थना पत्र पर होगा विचार। जौनपुर पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की रंजिश बताई जा रही है। मामला सराय ख्वाजा थाना इलाके के पलामऊ गांव का है। 13 जून को घर पर सोते हुए बुजुर्ग चंद्रभूषण तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया था और टीमें लगातार इसमें काम कर रही थी। और इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त
आकाश विश्वकर्मा निवासी पालामू और सौरभ जायसवाल निवासी विंडमगंज जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर चित्रकूट में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया और हंगामा किया। पुलिस ने महिला के पति और ससुर को पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। लड़की की मां आती हैं, इनको कुछ नहीं बताया जाता, दिन भर घर में रहती हैं, सब सही है। इसके बाद ये घर जाती हैं, पहुंच ही नहीं पाती, बिसंडा भी नहीं पहुंच पाती। तुरंत खबर पहुंचती है, खत्म हो गई। हाँ, वहाँ का माहौल कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट था। अचानक फोन आता है, वही ज्यादा से ज्यादा घंटे ही 1.5 घंटे बाद। खबर गाजियाबाद के मोदी नगर से, जहां पर 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता ने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर जान दी है और आरोप है कि 25 साल के आरोपी ने नाबालिग छात्रा को होटल में ले जाकर 17 जून को रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान होटल के कागजों में भी गड़बड़ी मिली है। मोदी नगर पुलिस ने होटल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद बच्ची का परिवार बेहाल। ये उमेश पार्क मोदी नगर में पड़ता है, वहाँ के निवासी एक व्यक्ति हैं। इनकी 13 वर्षीय पुत्री थी। इन्होंने कल थाना मोदी नगर पर सूचना दी थी कि 17 जून को एक लड़का है जो कि 23 वर्षीय है, उसने उसका इंस्टाग्राम से संपर्क किया था। इंस्टाग्राम से ये दोनों संपर्क में थे, इनकी लड़की और लड़का, और उसने मैसेज करके बुलाया और उसको अज्ञात स्थान पर ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस सूचना पे तत्काल जो है थाना मोदी नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है तथा समस्त वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजूदास की जिलाधिकारी नीतीश कुमार से हॉट टॉक हो गई। इसके बाद डीएम ने तत्काल राजूदास की सुरक्षा में तैनात गनर को वापस ले लिया। राजूदास का कहना है कि गनर हटाकर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। अपनी हत्या की आशंका को जताते हुए राजूदास ने कहा है कि मेरी हत्या कराने की साजिश है। दरअसल बीजेपी की हार की समीक्षा के लिए मंत्री, विधायक और मेयर मौजूद थे। डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर की बैठक में शामिल थे। राजूदास भी समीक्षा बैठक में अपना फीडबैक देने पहुंचे थे। अब बताया जा रहा है कि राजूदास ने जब अफसरों की शिकायत शुरू की तो डीएम नाराज हो गए। इसके बाद राजूदास से डीएम नीतीश कुमार की बहस हो गई और उनकी सुरक्षा हटा दी गई। मैंने अपनी हत्या की इसलिए आशंका जताई कि इतने मतलब मेरे ऊपर इतने ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, इतने धमकी मिलने के बावजूद भी अधिकारी ने सुरक्षा हटा लिया, तो इसका क्या मतलब है? हत्या कराने की साजिश है और कुछ नहीं है। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है। ये दुखद है, लेकिन मुझको विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पर, मुझको खुद विश्वास है अपनी सरकार पर, क्योंकि हम लोग बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो इसकी चिंता नहीं है और देर है अंधेर नहीं है। राजूदास को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, संभल की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर होटल में कमरे में युवक युवती के शव मिले हैं। युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है, जबकि युवती की जहर से मौत की आशंका है। घटना संभल कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर रोड पर मौजूद होटल में हुई है। लड़का और लड़की होटल में रुके हुए थे। होटल कर्मचारी ने जंगले से झांका तो युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ। अब होटल में जमा आईडी के मुताबिक लड़का दिल्ली और लड़की संभल के हयात नगर की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। के अंतर्गत एक होटल है आर स्टार, जिसमें पुलिस को सूचना मिली, होटल के कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि इनके एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की संदिग्ध अवस्था में
संभवतः व्रत पड़े हैं, जिस पे पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़का फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया और लड़की भी बेड पे मृत अवस्था में पाई गई, जो प्रथम दृष्टया जहर खाने की वजह से इसकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। और आइए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी में 16 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। अमरेंद्र सेंगर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। तरुण गाबा नए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज घोषित किए गए हैं। एसबी शिरडकर एडीजी लखनऊ जोन के विद्यासागर मिश्रा बने हैं। एसपी रामपुर राजेश द्विवेदी बने हैं। एसपी कुंभ प्रयागराज प्रेमचंद्र मीणा बने हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं होता उसके ऊपर एक्शन योगी सरकार का सीधे तौर पर ले लिया जाता है। तो आप उसी कड़ी में इस खबर को भी देख सकते हैं कि 16 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। एक एक करके वो लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जिनमें ऑफिसर्स के नाम हैं, जिनको अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जिनसे जिम्मेदारी ली गई है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ मणि, ये 16 वो ऑफिसर हैं जिनके ऊपर हथौड़ा चला है, शायद इनका रिपोर्ट कार्ड उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। नहीं, देखिए, सीधे तौर पर ये कहना ठीक नहीं होगा। इसमें ज्यादातर अफसर सीनियर लेवल के हैं। 11 अफसर इसमें आईजी और एडीजी रैंक के हैं, और जिसमें सिर्फ 2 शहर के पुलिस कमिश्नर बदले हैं, जिसमें लखनऊ और प्रयागराज हैं। 1 शहर के एसपी बदले हैं, जो रामपुर है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर 93 बैच के आईपीएस अफसर है, सीनियर आईपीएस अफसर है। उनको पुलिस कमिश्नर लखनऊ से हटाकर उनको एडीजी लखनऊ जोन बना दिया गया है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं वो आसपास के इस बदलाव की वजह क्या है ऋषभ मणि? देखिए, प्रेमचंद मीणा जो जिनको एडीजी पुलिस आवास निगम बनाया गया है, वो 1 अगस्त को डीजी बन जाएंगे। लिहाजा उनका प्रमोशन होने वाला है 2 महीने बाद, इसलिए उनको बरेली से हटाकर एडीजी पुलिस आवास निगम बना दिया गया। तो वहीं रमित शर्मा हैं, जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर होते थे, उनको बरेली जोन दे दिया गया है। वो बरेली में काफी पहले भी रह चुके हैं। विनोद कुमार सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे हैं, उनको एडीजी साइबर क्राइम बना दिया गया है। जय नारायण सिंह जो एडीजी रेलवे हुआ करते थे, उनको पीटीसी सीतापुर किया गया, उनकी जगह प्रकाश जी को बना दिया गया है। सीबीसीआईडी के एडीजी के सत्यनारायण को हटाया गया, उनको एडीजी ट्रैफिक बनाया गया है। लिहाजा वहां पर दूसरे अफसर एलवी एंटोनी। ठीक है ऋषभ मणि, तो अमूमन यही देखा जाता है जब आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले होते हैं तो या तो रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं होता या फिर बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है। अब बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है उसमें 16 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं, जिस पर हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं अपराध जगत की 10 बड़ी खबरें क्राइम टॉप 10 में।